हेलो। जी नमस्कार। सर। नमस्कार सुषमा। जी सर, नमस्कार। और सर सब ठीक है? कैसे हैं, क्या हाल? बिल्कुल सर, सब ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, बिल्कुल ठीक है। आज मैं सोच ही रही थी सर आपसे बात की जाए। हम्म, हम्म, बताइए। मैं अब जुलाई पास में आ रही है हाँ हाँ बिल्कुल। और डेट भी अब ज़्यादा समय नहीं हाँ बचा है। तो हम सर जानना चाह रहे थे हाँ हाँ। कंपनी की अपनी मजबूती क्या है सर, हम लोगों की लायबिलिटी चुकाने के लिए। इसका मतलब है कि आप ये कॉन्फिडेंट है कंपनी लायबिलिटी उतारने के करीब आ रही है। नहीं सर, कॉन्फिडेंस है, मैं बिल्कुल, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये है कि ये जानना भी तो जरूरी है कि कंपनी के पास अपना क्या है कि हम लोगों की लायबिलिटी उतारी जाए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जी। पहले बताइए आखिरी डेट किस डेट को थी? पिछली जो लास्ट डेट क्या डेट थी उसकी, जिस दिन कोर्ट लगी थी, लगी थी। जिस दिन ये डेट दी गई थी? ये वो थी 22 मार्च। 22 नहीं, मार्च। 22 मार्च को दी गई है। नहीं, अप्रैल में थी, 11 अप्रैल थी शायद। क्योंकि जब इधर सीजे साहब दो ने, अर्जेंसी हमने डाली थी, जो अर्जेंसी की डेट लगी थी, इस वजह से वो अब वो दो डेट के पहले की डेट बताऊं तो नहीं अब। जी। हाँ हाँ, 2 डेट हम्म। से पहले वाली डेट पूछ रहा हूँ मैं, 2 डेट वही पहले कह वाली रहे हैं, डेट पूछ मुझे रहा हूँ याद नहीं किसी आ रहा, भी। मेरे ख्याल से 9 मार्च, मार्च अप्रैल में ही थी कोई डेट, याद नहीं आ रहा है। क्योंकि जो मतलब अर्जेंसी में डाली थी वो 11 मई हाँ, और 26 मई को, हाँ अप्रैल ही थी, 11 अप्रैल। आपने जो है एक 2 से 3 महीने के अंदर की चीज को याद करने में इतना टाइम ले लिया। जी। हम तो 4 साल से अपनी व्यवस्था से हम दूर हैं। और आपका जो सवाल है बड़ा स्वाभाविक भी है कि क्या रोड मैप, क्या तैयारी है। एक्चुअली जी। हमारे रोड मैप, हमारी चीजें पहले दिन से बड़ी हो रही हैं। और बहुत मतलब ये लाइबिलिटी लाइबिलिटी बन गई क्योंकि लोगों ने इसको लाइबिलिटी के नाम दिया। नहीं तो ना तो कंपनी अपने आप को बंद कर रही थी, ना कंपनी भाग रही थी, ना कंपनी गई है तो कंपनी को बंद कराएगा फोर्सफुल्ली। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, ये जानिए और बाकी लोगों को जानने के लिए भी रहेगा। सबसे पहले हम कोर्ट के अंदर जो चीज डालेंगे वो उन सभी कस्टमर के लिए डाल लेंगे जिन कस्टमर ने कोई कंप्लेन एफआईआर नहीं करी हुई है। जी। रोडमैप की अगर बात है, यानी डेट आ रही है अगर 27 तारीख को, तो जी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो एफआईआर में गए कस्टमर हैं या कंप्लेन में गए हैं किसी भी तरीके से, 450-500 लोगों की एफआईआर मान लेते हैं, और मान लेते हैं 1000-1500-2000 लोगों की कंप्लेन, हम कुल 3000 की संख्या भी मान लेते हैं। लेकिन हमारे कस्टमर संख्या इससे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। जी। और सारे लोग एफआईआर में गए नहीं है, सबका डेटा भी कंपनी के पास में है। तो जी। कंपनी का सबसे पहला वो है अपने काम को तुरंत इमीडिएट शुरू करने के लिए, केस वगैरह का जो है सो है कि कोर्ट के अंदर कंपनी इसी चीज का प्रयास करेगी सबसे पहले कि हम कोर्ट को ये कन्विंस करें कि हमारे वो लोग जो कतई भी एफआईआर पे नहीं गए हैं, जी। जिनका कोई भी लेना देना एफआईआर से नहीं है, जिन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी है, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, हमें सबसे पहले मौका दिया जाए कि हम इन सभी लोगों की लायबिलिटी खत्म करें, चाहे वो पजेशन का हो। और सबसे पहले पजेशन पे ही हमारा फोकस रहेगा, चाहे पजेशन का हो, पजेशन के बाद आ जाते हैं रजिस्ट्री कराना हुआ वो हो, आप एटलीस्ट अकाउंट अकाउंट का जो है मामला या जो एफआईआर लोगों ने किया हुआ, इनके मामले को कोर्ट ने देख लिया अपने तरीके से, देख करके चेक कर चुकी है, तो अलाउ करे इनके लिए भी। जी। नहीं अगर अलाउ करती, अगर बाई द फिर से डेट लगाने की बात करती है या फिर ऐसा कोई मामला आता है, क्योंकि बताया था आपसे ना कि हम लोगों ने इससे पहले कोई भी इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी थी या ऐसा कोई वो नहीं रखा था, हमसे रास्ता मांग रहे थे। लेकिन अब की बार हम लोग ये बात कहेंगे कि ठीक है, जिन लोगों ने एफआईआर करी है, जिनको जांचें की जांच करवाते रहिए, जी। इनकी भी कराइए, हमारी भी कराइए, हमारी भी कराइए, इनकी भी कराइए। हमने लिया है पैसा तो ये भी कराइए, हमने हो सकता दिया भी हो पैसा इनको। जी। हाँ, इन्होंने हमें कितना पैसा दिया है? अच्छा, लॉ ये कहता है कि अगर कोई प्लॉट आपने खरीदा है 10 लाख का है, आपने 5 लाख दिया है, तो आप प्लॉट के क्लेम के लिए आप केस नहीं कर सकते हमारे ऊपर, हमसे पहले आप डिफॉल्टर हैं। फिलहाल ये सब चीजों की बात करने का मतलब नहीं, मेन ही है हम आते हैं अपने मेन रोड मैप पर। जी। तो वो सारे के सारे कस्टमर जिन्होंने अभी तक कोई कंप्लेन, कोई एफआईआर नहीं करी है, उन सारे कस्टमर्स के लिए हम सबसे पहले रास्ता मांगेंगे। वो उनमें कस्टमर भी भी सबसे ज्यादा पहले मतलब परेशान है कि सर ने हमसे कहा था कि जो नहीं गए हैं लीगल में उनके हाँ लिए हम हाँ, प्रयास करेंगे, लेकिन मैम कोई क्या प्रयास है? नहीं नहीं जी। नहीं, अब वही बता रहा हूँ वही चीज़, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं। हमने जो बात करी लॉयर से, यही बात करी कि अब की बार कोर्ट में हम इन सारे कस्टमर्स का ब्यौरा रखेंगे
जो एफआईआर में नहीं गए हैं, कि हमारे पास ये कस्टमर ज्यादा हैं। अगर आप ओवरऑल एंट्री निकालते हैं और ओवरऑल एंट्री में लेते हैं तो ये संख्या 2%, 3%, 4% है जो आई है कोर्ट में। बाकी 95% ज्यादा संख्या हमारी उन लोगों की है जो बाहर वेट कर रहे हैं। और हम इसके लिए भी कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि कोर्ट की डिले होने की वजह से और इन सब वजह से लोग एफआईआर कर रहे हैं, और एफआईआर होने से देश का जो है वो क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। मतलब 400-450 एफआईआर किसी कंपनी पर हो, कहीं पे भी हो, तो ये 400 एफआईआर जानबूझ के लोगों ने नहीं कराई है, उन्हें मजबूर किया गया है, प्रेशराइज किया गया है, तब किया उन्होंने एफआईआर। तो ये जो एफआईआर हो रही है इनकी संख्या ना बढ़े, इसके लिए देश का कानून भी चाहता है, कोर्ट कचहरी भी चाहती है। और कोर्ट अगर देखेगी सामने कि नहीं ये करने से वाकई में कोर्ट पे लोड नहीं आएगा, तो हम सबसे पहले उन कस्टमर के लिए रास्ता मांगेंगे जो कस्टमर एफआईआर में नहीं गए हैं, कि हमें मौका दिया इनका पोजीशन के लिए। और सबसे पहले जो है हम कुछ स्पेसिफिक साइटें भी डालेंगे, वो साइटें हमारी जहां पर ऑलरेडी हमारे काम इस लेवल पर हुए पड़े हैं, इस लेवल हुए पड़े कि जहां पर हम एक साथ में हजारों लोग को पोजीशन दे सकते हैं। क्योंकि हम कोर्ट में ये भी डालेंगे कि जो पोजीशन हम पहले दे चुके थे, यानी कंपनी जिन पोजीशन को दे चुकी थी, उन पोजीशन को डिस्ट्रॉय करके, तोड़ करके लोगों ने अवैध तरीके से दूसरों को पोजीशन दिलाया। अब जब दूसरा पोजीशन दिलाया वो तो अवैध था ही, और कंपनी जो दिया था पोजीशन अपना वो सही था, तो सही वाले ने भी जाके एफआईआर करा दी है और इसने भी करा दी एफआईआर। तो जो एफआईआर का खेला हुआ है वो खत्म करने के लिए ये हम लोगों को प्रूव करना बहुत है कि हाँ हम लोगों को पोजीशन दे सकते हैं। तो लखनऊ के अंदर कुछ साइटें हमारी हैं जो पूरी तरह से रेडी हैं, जिन पे अगर हम चाहेंगे तो सारी साइटें मिलाकर करीब तकरीबन 10 से 15 प्लॉट हम निकाल सकते हैं, सारी साइटें मिलाकर के। लखनऊ की सारी साइट हो गया, कानपुर की साइट हो गई, इलाहाबाद की साइट हो गई, बनारस की साइट हो गई। अभी खाली मेन ये क्षेत्र ले लें जहाँ ज्यादा एफआईआर का वो है, तो यहाँ पर हम कम से कम कुल मिलाकर 25 से 30 हजार प्लॉट का कब्जा दे सकते हैं, ये गारंटी है पूरी। और सबसे पहले हम कोर्ट में यही ऑफर करेंगे कि हम जिन कस्टमर को जिन्होंने एफआईआर नहीं करी हुई है उन्हें देने का मौका दिया है, क्योंकि राइट उनका बनता है, उनका अधिकार बनता है, उनका हक बनता है ये। तो पहला रोड मैप तो हमारा यही होगा कि डेट में जब की बार जब आएगा। और अब एक चीज और बता दें, जांच एजेंसियां जांच पूरी कर चुकी हैं, कुछ बचा नहीं रह गया है, लोगों ने अपनी रिपोर्टें भी लगा दी हैं। अब ये सारा मामला ट्रायल पे आ चुका है। जितने भी लॉयर हैं, जितने भी वकील हैं, जो भी हमारे जानने में हो, चाहे हमारे जानने वालों ने किसी तरह लिया हो, सबकी एक ही ओपिनियन है कि ये मामला इतना लंबा खींच दिया गया है, ये तो कुछ है नहीं, एजेंसियों को कुछ मिला नहीं है कहीं पर। तो ऐसे अब कोई बंदा जो है गांजा पी करके कोई अफवाह उड़ा दे कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और वो चाहे कि रिजल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से निकाला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि बहुत से लोग जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई जो वो कह रहे हैं वो सच हो जाए, और वो सच साबित हो नहीं सकता कि वो हुआ नहीं है। तो अब जांच एजेंसियां आपसे जांच कर सकती, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। उस रिपोर्ट में आप लोगों ने खुद देखा हुआ है, कंपनी के ऊपर कम लेकिन कंपनी के लोगों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, ज्यादा लोग पैसा लिया है। तो उस जांच का विषय है, वो सब चलेगा, लंबा चलेगा, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग कंप्लेन में नहीं है उनका रास्ता, और जो लोग कंप्लेन से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे उनका रास्ता, और जिनके जेन्युइन वो हैं क्लेम है कंप्लेन में, जिन्होंने जेन्युइन एफआईआर करी उनका रास्ता, वो मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा अगस्त के महीने में सेटल हो जाना है उनको। मतलब जुलाई अगर डेट लग जाती है और कोर्ट में सबसे पहले हम कुछ और नहीं कहेंगे कि इनकी एफआईआर गलत है, उनकी गलत है, वो सब नहीं कहेंगे। सीधा हम ये कहेंगे ठीक है, जिनकी एफआईआर है ठीक है, इन एफआईआर की आवाज में जो हो रही जांच हो गई ठीक है, ट्रायल पे आता है ठीक है, लेकिन कम से कम ये सारे लोग जिनकी लायबिलिटी है कंपनी पर लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं किया है, उनके बारे में क्या है, हमें उन्हें भी तो रास्ता देना है ना। कोर्ट हमें परमिशन दे कि हम अपनी साइट पर अपने आदमी खड़ा कर सकें, कोर्ट हमें परमिशन दे कि जितने हमारे अवैध कब्जे लोगों ने किया है हम उसे चिन्हित करके उनको खत्म कर सकें, तोड़ सकें। कोर्ट परमिशन दे कि हाँ जितना पैसा हमारा कंपनी का जमीन पे गया हुआ है, जो रजिस्ट्री हम कर चुके हैं, हम उसे किसानों से कब्जा लेकर के अपने लोगों को प्लॉट काट के वहां पर दें, हम करके देंगे इसको। बिल्कुल कोर्ट को करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, हमारा मेन करेगी सबसे, सर। हाँ नहीं ये लॉ है ना, सबसे पहला हमारा इस बार का जो है वो यही है कि जिन कस्टमर ने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है उन कस्टमर को, और जिन कस्टमर ने लीगल एक्शन में जाने के बाद सही चीज लिखी है, इन दोनों लोगों को हम सबसे पहले वो करेंगे। अच्छा जानते हैं एफआईआर क्यों हुई, जो अभी समझ में आई चार्जशीटें देख करके, इतना क्यों हुई?
देखिए, उनमें से किसी भी कस्टमर को लोगों ने एफआईआर कराने के लिए नहीं उकसाया है जिन्होंने कंपनी के पैसे अकाउंट में दिए हैं। उनके लिए तो इनका बिल्कुल वो था कि हाँ, उन्होंने प्रेरित किया कि करा लीजिए, लेकिन उन कस्टमर से जरूर एफआईआर कराई गई है जिन कस्टमर से पैसा एसोसिएट ने या तो कैश में लिया है या अपने अकाउंट में लिया है या उसका पैसा वॉलेट वगैरह में घुमा दिया गया है। ऐसे कस्टमर की तादाद ज्यादा है, उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिन लोगों ने इस तरह से किया हुआ है। उन लोगों ने दबाव तो ये बनाया इन लोगों पे। भाई मेरा मामला हाँ। यही हुआ कि संदीप के पास पैसा था 23.5 लाख रुपए। भाई ये तो हम्म अच्छी वो थी कि हम लोगों ने उनको रिसीव कराया था पैसा पेपर पे, हम्म और हम्म जब अपना पैसा हमने दबाव बनाया मांगा तो उन्होंने कहा एफआईआर करा दो। मैं स्वयं इसकी भुगत हूँ अब, लेकिन मेरा नाम नहीं डालना, हम्म, तो मैंने यही उनका तो नाम बात नहीं है। डाला, हम्म, जबकि ये गलत है। मैंने जब उनको पर्सनली इतना पैसा दिया, मतलब उन्होंने लिया तो कंपनी में डालने के नाम पे था और ले गए पैसा, तो मुझे لقد सबसे पहले تم وضع उनकी एफआईआर करानी مكالمتكم في चाहिए थी। الانتظار من قبل. हाँ शुरू सॉरी बटन दबी थी। जी सर, पर तो मुझे पहले आपने नंबर भी पे एफआईआर उनकी करानी चाहिए थी। अब जो गलती हम्म, कर गए क्या करें। नहीं देखिए, आपने भी जो एफआईआर कराई थी जी तो एक्चुअली वो मैं गवाह हूँ उस बात का। संदीप मुझे खबर किया तो मैंने आपको फोन भी किया था कि यार उसके खिलाफ एफआईआर मत कराइए, और सब मेरी बात हुई थी आपसे। जी उसने जैसे आपको कन्विंस किया कि एफआईआर करा लीजिए, क्योंकि आप तो डायरेक्ट उससे थी, तो आपको यही लगा होगा कि ऐसा सा मामला है। फिर उसने यही चीज हमें दिखा करके कि देखिए हम पर एफआईआर हो गई है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, इनको मैनेज करना जरूरी, हमसे पैसे लिए। तो एसोसिएट ने किया यही काम है ना, जी कस्टमर को बहकाया एफआईआर कराने के लिए, और कंपनी को एफआईआर का वो दिखा करके जमीनें ले ली, पैसा ले लिया लायबिलिटी उतारने के लिए, और वो अपना लेकर निकल गया है। आज की तारीख में अगर देखा कस्टमर वहीं जाए खड़ा है। तो नहीं, आप इसको ऐसे समझिए कि दो लोग भुक्तभोगी हैं, कंपनी ने दिया और कस्टमर ने दिया। कंपनी भी भुक्तभोगी है, कस्टमर भुक्तभोगी है, और बीच में जिनकी वजह से सारा खेला हुआ वो सब ऐश कर रहे हैं। जब संदीप वाला मामला हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको फोन किया था और आपने मुझे बताया था कि आपके ईएमआई वगैरह जाती हैं, सब होता है। हमने आपको कहा था कि आप टेंशन ना लीजिए, इतने दिन में हो जाएगा। क्योंकि उस समय संदीप ने मुझे बताया तो उन्होंने आपका नंबर दिया था मुझे, और मैंने आपसे बात करी थी उनके बारे में। उसके बाद क्योंकि उस बंदे ने मुझसे जो चीजें कही, ये थोड़ी कहा होगा कि मैंने इनको प्रोत्साहित किया एफआईआर के लिए। उस टाइम तो मैं उसके फेवर लेकर मैं आपको फोन किया था मैंने, और उसके बाद इन्हीं दबाव की वजह से हमको आपने पैसे नाराजगी भी व्यक्त की थी मुझ पे। हाँ 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 हाँ, जब अरेस्टिंग हुई तब मैं आपसे ज्यादा नाराज हुआ था कि जब आपने जो चाहा था वो हो गया है, गिरफ्तारी हो गई संदीप के, कैसे आपकी लायबिलिटी हम कर सकते हैं। उस बेचारे का मतलब बच्चे का वो मैंने मैं तो जाहिर सी बात है मैं उससे कन्विंस रहा हूँगा। अगर मुझे ये पता होता कि उसी ने कहा था एफआईआर के लिए तो मैं कभी आपको फोन न करने वाला था इसके लिए। लेकिन मैं तो इतने दिन तक खुद ब्लाइंड बना रहा कि नहीं, उस बेचारे पे गलत एफआईआर हो गई, वो तो लायबिलिटी उतारने के लिए पैसा ले जा रहा है, दे रहा है। हमको बताया भी जाता था कि हमने इतना पैसा दे दिया, हम किसी कस्टमर से एक सिंगल रुपया नहीं दिया उस लड़के ने। समझ गया, तो मैं समझ गया। हम कभी आप लोगों को हिसाब किताब लेते नहीं थे क्यों, हम उनको जानते थे। अब हमसे अगर बाय द वे कोई लेके गया 10 लाख रुपए भी लेके गया, तो 10 लाख रुपए अगर आप 50 लाख की लायबिलिटी है, 10 लाख आपको दिया उसने, 7 दिया 5 दिया, तो हमसे ये भी कहा जाता था ना कि सर आप बताइएगा मत कि आपने हमें कितना दिया है, हमें और भी लोगों को मेंटेन करना है, नहीं तो सारा यही ले लेंगे तो बाकी एफआईआर हो जाएगी। ये एक ऐसा डायलॉग था जिसने मुझे चोर बना दिया, इनको ईमानदार बना दिया। अब मान लीजिए कि कोई सामने आकर बोलता था कि सर मेरी 5 करोड़ की लायबिलिटी है, ब्यौरा उस समय लेकर मैं बैठता नहीं था, मैं तो बिलीव करता था। 5 करोड़ मैंने मान ली। उस 5 करोड़ रुपए में उन्होंने अगर मुझसे ये कहा कि सर 5 करोड़ में आप खाली हमको 2 करोड़ दे दीजिए, मैं सबको देख लूंगा, सबको थोड़ा थोड़ा दे दूंगा, सबको मेंटेन रखूंगा, तो हमें लगता चलो भाई 5 करोड़ वाकई लायबिलिटी होगी। अब वो 5 करोड़ लायबिलिटी होती थी, लेकिन 2 करोड़ वाली जो लायबिलिटी उनकी अपनी खुद की होती थी, उनके अपने कस्टमर की होती, जो उनके अपने घर परिवार के होते थे। अब ले जाने के बाद 2 करोड़ में अगर वो 20 लाख रुपए दे रहे अपने जानने वालों को, तो 2 लाख रुपए दे रहे हैं दूसरे जानने वालों को। और हमारी मजबूरी है कि हमको हमें लगता था यार 5 करोड़ इसका है, बेचारा 2 करोड़ मेंटेन कर रहे, हम क्या बताए लोगों से, हमने 2 करोड़ इसको दिया, हम खुद को 3 करोड़ के कसूरवार समझते थे। तो इस चक्कर में चीजें खैर चलिए, मेन सवाल आपका जो था कि एफआईआर वाले रोड मैप यही है कि जितने भी लोग अभी तक केस में नहीं गए हैं, जितने लोगों ने अभी तक जो है कोई एफआईआर नहीं करी है, उनका कोई कसूर नहीं है। हम लोग कोर्ट में लिख कर देंगे इसको कि हमारे इतने कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी, इन्हें कब्जा देना है,
इन लोगों की रजिस्ट्रियाँ होनी है, उनकी रजिस्ट्री करनी है, कोर्ट हमें परमिशन दे, अलाउ करे कि हम इन लोगों का काम सबसे पहले करके दें ताकि और एफआईआर की संख्या बढ़े नहीं। जी, और ये इसका वेरी मतलब कि हाँ ये इसका मतलब हम लोग अगस्त तक तैयारी कर लें। हाँ हाँ, अगस्त तक तैयारी कर लें, अगस्त तक बिल्कुल। मतलब देखिए, ये उसमें जो लोग चले गए हैं लीगल में, ये वो लोग हैं। जो लोग नहीं गए हैं लीगल में, वो भी तो खड़े हैं ना, उनका भी पैसा खड़ा है ना अकाउंट में। जी, तो अगस्त तक तैयारी कर लें, आप बड़े आराम से कर लें, तैयारी कर सकते हैं। और मैं तो पूरी की पूरी प्लानिंग तैयारी सब उसके स्टार्ट भी कर चुका उसके हूँ। आगे सर क्या रोड मैप है पजेशन के आगे? देखिए, काम काज की अगर मैं बात करूं तो आप काम को अगर लेकर पूछ रही हैं तो ये अभी जी पॉसिबल नहीं है कि इसके बारे में कुछ बताया जाना। जी जी लेकिन मैं आपको रियल में बताऊं कि जितनी भी साइटें हैं, हर साइट के लिए एक कमेटी बनाएंगे। जी उस कमेटी में हमारे कस्टमर, जैसे आप जैसे लोग, कुछ लॉयल एसोसिएट, उन लोग की कमेटी बना करके हर एक साइट पर उनको बैठाया जाएगा। और उसके बाद वहां पर सबसे पहला जो कदम होगा, वो कदम होगा उस साइट के ऊपर सड़क, नाली का वो और निर्माण, साथ ही साथ प्लॉट का डिमार्केशन और प्लॉट की बाउंड्री वॉल। उसके लिए निवेदन भी करूंगा मैं, सभी जो कमेटी बनेगी वो कमेटी भी निवेदन, और हम भी निवेदन करेंगे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पैराडाइज गार्डन की बात कर लेते हैं। पैराडाइज गार्डन पर गिरी से गिरी हालत में अगर पूरी जमीनों को हम अभी संवारें, सब करें, तो 4000 से ऊपर प्लॉट हम वहां पर निकाल लेंगे, गिरी से गिरी हालत में। मतलब उसको 1000 स्क्वायर फीट साफ समझ के चल रहे हैं। ये जो कब्जा करके बैठे उसके बाद बात करें, मतलब ये सब कब्जा तो मानता ही नहीं। और अगर सारे लोगों को ये मौका दिया जाए कि जितने लोगों ने पैराडाइज गार्डन रजिस्ट्री कराई, सबसे पहले मैं उनका कब्जा देने जा रहा हूँ। पैराडाइज गार्डन हो गया, शाइन वैली हो गया, नेचर वैली हो गया, सेंट्रल सिटी हो गया, रेडियन हो गया, वैदिक विहार हो गया, जितनी साइटें हैं सब पर कब्जा देने जा रहा हूँ। और हम पैराडाइज गार्डन से उठाते हैं और खाली ये करते हैं कि भाई आप जो है अपनी साइट पर आइए, कब्जा दीजिए, लेकिन आपसे इतना निवेदन है कि साइट को संवारने के लिए, इसे निखारने के लिए, अपनी साइट को बाउंड्री कराने के लिए आप खाली 25-25 हज़ार रुपये का योगदान दीजिए अपने प्लॉट को बाउंड्री वॉल कराने के लिए, इसको डिमार्केशन कराने के लिए, क्योंकि अब इतने साल से काम बंद पड़ा हुआ है। तो अगर 4000 लोगों ने 25-25 हज़ार दिया है, तो कम से कम आप खुद अंदाजा लगे 10-15 करोड़ रुपए के आसपास फंड खाली उस साइट को संवारने के लिए। मतलब कस्टमर की है कि भाई सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी, साइट चमचमाने लगेगी, साइट के ऊपर जो है कस्टमर का प्लॉट दिखने लग जाएगा। और ये काम जो करवाएंगे वो हम उन्हीं कमेटी के लोगों से कराएंगे। मतलब इसका 1 रुपया भी कंपनी अपने पास नहीं रखेगी। ये पूरा का पूरा काम कस्टमर की कमेटी रहेगी, और वो कमेटी में 5-10 लोग जो भी होंगे एसोसिएट और कस्टमर वही रहेंगे, और उन्हीं की जिम्मेदारी पूरा काम कराएं, सुंदरीकरण कराएं, साफ सफाई कराएं, प्लॉट कटवा कर कस्टमर को दें। अगर कस्टमर अपना मकान बनवाना चाहता है तो मकान भी बनवाएं। ये सारा का सारा काम वो कंपनी खुद नहीं करेगी, बल्कि जो कमेटी बनाएगी उसके सुपरविजन करवाएगी, ताकि कहीं से किसी के साथ कोई मतलब वो ना रहे, ना इंसाफी ना हो। और कंपनी मॉनिटरिंग करेगी कि कितने लोगों का हो रहा है, कहीं कोई भी ना हो। लेकिन जितने लोगों ने अब तक इस लड़ाई में साथ दिया है ईमानदारी के साथ, जितने लोग अब तक खड़े रहे, उनको पता है बलिदान क्या है, त्याग क्या है, वही लोग आएंगे। ऐसे अब जो है ऐसे लोग नहीं आ पाएंगे जिनको बस ला के बैठा दिया गया कि फला फला करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग जिन्होंने पीछे अपने आप को साबित कर दिया है कि हाँ वो जो है अपनी मतलब वो पारदर्शिता नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को हटा करके ऐसे लोगों को बाकायदा पहले मौका दिया जाएगा जो सारे के सारे लोग मतलब वो रखते हैं। आप उसमें मुख्य हैं, आपका नाम सबसे पहले ऊपर चल रहा है, सबसे उस पर आपका नाम है कि इस तरह से। और लखनऊ रीजन को मान लीजिए आप इस तरह, जिससे लखनऊ में हमारे पास जितनी साइटें हैं, तो एक साइट, हर एक साइट पर इस तरह कमेटी बन जाएगी, लेकिन 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो पूरी साइट की मॉनिटरिंग करेंगे पूरी तरीके से। हम लोगों का काम सिर्फ ये रहेगा कि जितना पैसा हमारा गया है दूसरी कंपनियों में, जितना पैसा गया है किसी बिल्डर पास या उसके पास, उसकी रिकवरी कैसे होना, क्योंकि सारे काम एक साथ करने के लिए मैन पावर उतनी तेजी से बड़ा करना पड़ेगा। और आज की तारीख में अगर हम ये सोचे कि सारे पुराने लोग को बुला लेंगे तो आने को तो लोग आ जाएंगे, दरवाजा खुलेगा, लेकिन कौन कितना करप्ट होकर आएगा, कौन कितना ईमानदार होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो इसीलिए कोई भी काम अभी पुराने तरीके का तुरंत नहीं शुरू कराएंगे। सबसे पहले कस्टमर की लायबिलिटी उतारना, दूसरी कंपनी ने जो पैसा दे रखा है किसानों को, बिल्डर को, उनकी रिकवरी कैसे होगी, उनसे पैसा लेना, उनसे जमीन लेना है या कस्टमर ने वहाँ सेटल कर देना है, ये सारी चीजें
कंपनी पहले करेगी। तो इस सारे प्रोसेस मान चलिए कि 3 महीने लगेगा। तो 3 महीने का प्रोसेस यही है, पोजीशन, रजिस्ट्री, कब्जे के साथ साथ बाउंड्री वॉल और बाकी सारा सब कुछ। इसी बीच मीनवाइल कोर्ट का अगर बाय द वे अगस्त के महीने से ये आ जाता है, कोर्ट भी जब देगी तो कोर्ट कस्टमर को अपना पेमेंट प्रूफ देने के लिए कहेगी। जिन कस्टमर पैसा कंपनी में दिया होगा और उस पैसे के वो वापस मांग रहे होंगे, तो कोर्ट भी पेमेंट प्रूफ मांगेगी, हम भी मांगेंगे, भाई आपने पैसा दिया है, ला पेमेंट प्रूफ दीजिए हमें। वो सारा जमा होता जाएगा, उससे कंपनी उसका भी रास्ता निकाल देगी। मतलब ये मान चलिए कि अब इधर उधर की बात करने से ज्यादा बेहतर है अपने कस्टमर से आप जो है बोलिए कि अपना पेपर तैयार रखे, अपनी चीजें तैयार रखे, अपने रोड मैप तैयार रखे और ये सारी चीजें तैयार रखे। हमारे पास उसी में 1 लाख कस्टमर पूरे भारतवर्ष में है, और 1 लाख कस्टमर से अगर मैंने ये अपेक्षा करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, हर जगह और हर एक कस्टमर जिसकी अगर मान लीजिए एग्जाम्पल पैराडाइज गार्डन की बात करता हूँ, 5 लाख में जिस कस्टमर ने प्लॉट बुक किया था, वो प्लॉट आज तारीख में 8 से 10 लाख के आसपास हो चुका है। साइट अगर सवर जाए, सब पूरी हो जाए, तो कस्टमर को अगर 25-50 हज़ार रुपये अलग से देना पड़ा, खाली कोई और चार्ज नहीं लिया जाएगा, खाली यही चार्ज लिया जाएगा, कोई दूसरा चार्ज नहीं लिया जाएगा कि हाँ अलग से 20% कुछ नहीं लिया जाएगा। जो कस्टमर का पेमेंट पूरी हो गई है, उस पूरी पेमेंट बाद खाली साइट डेवलपमेंट में जो खर्चे आएंगे वो पैसा कस्टमर चार्ज किया जाएगा, और वही कमेटी करेगी डेवलपमेंट। वो कोई प्रेसिडेंट या कोई टीम का लीडर नहीं बैठेगा वहाँ पर कि वो लेंगे, कमेटी बैठेगी, कमेटी के पास पूरी रिपोर्ट आएगी, इनका प्लॉट है वो चेक करेगी, इतना पैसा इनका आ गया है, वो पैसा किस मद में खर्च होगा कमेटी डिसाइड करेगी उसका पूरी तरीके से। तो ये मान चलिए अगर 1 लाख कस्टमर ने ये योगदान दे दिया तो कंपनी पहले से कई गुना ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी पूरी तरीके से। और बताइए, और क्या जानना चाहती हैं आप? बस सर इतना ही जानना चाहते हैं। हाँ, तो ये अब देखते हैं कस्टमर, अब कस्टमर नया क्या अपना क्वेश्चन करता है, तो अगले सेशन में उसका क्वेश्चन उठा लेंगे। देखिए, आप ये मानिए कि आप लोगों ने अप्रैल में ये न्यूज सुनी थी कि कोर्ट की डेट 27 तारीख लग गई है जुलाई। उस समय बहुत परेशान थे सर जी। इवन यहाँ तक हुआ था कि लोग एकदम से डिस्टर्ब होने लगे थे। ठीक है, देखते देखते अप्रैल भी बीत गया, मई भी गया, जून भी जा रही, और जून का 15 दिन जून का हो गया जी। अब जितना दिन बीत गया ना, उससे भी कम दिन बचा हुआ है। जैसे ये बीत गया, हफ्ता हफ्ता करते हुए गिनते, अभी तक लोग पूछ ही रहे हैं आपसे कि मैडम जी कौन सी डेट लगी है। तो अब एक दिन ऐसा आ जाएगा, आप कहेंगे 1 हफ्ते बाद भैया डेट लगी है। 27 जुलाई वो तारीख हो सकती है जिस तारीख को कोर्ट के पटल के ऊपर सारी चीजें रहेंगी, और हम लोग सारी की सारी चार्जशीट निकलवा कर पढ़ रहे हैं। मतलब अब ये कहना बेकार है, अखबारों में क्या लिखा है ये बेकार है, अगर कोई और बकवास कर रहा हो कहना बेकार है। चार्जशीट में क्या लिखा है ना, अहम चीज वो है। और चार्जशीट में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं आई है जिससे ये साबित हो कि हम डिफॉल्टर हैं या हम भगौड़े हैं या हमने कोई गबन किया है, कहीं नहीं आया है चार्जशीट में चीजें। चार्जशीट ले दे के चीजें आई है कि ये पैसा इनसे लिया गया है, इस पैसे से जमीन खरीदी गई है, उसी जमीन को फ्रीज कर रहे हैं लोग, उसी जमीन को सीज कर रहे हैं लोग, करने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, वो ठीक है, हमें कोई जाकर नहीं, वो जितनी जमीन सीज कर रही है एजेंसी, वो सुरक्षित हो जाएंगी। भाई आज मैंने देखा जो एक पेपर कटिंग मेरे पास आई, वो मेरी वही जमीनें हैं जिस जमीनों पर एसोसिएटों ने पैसा ले रखा है। मुजफ्फरपुर में पैसा लेकर के उन लोगों ने क्या किया है, उस जमीन को किसी और नाम पे लिख दिया है, और वही जमीन ईडी ने सीज करी है। अब जरा इसमें देखिए, एसोसिएट ने क्या किया, एसोसिएट ने फेक वो बनवाया, पावर बनवाया। उस फेक पावर के बूते पर एसोसिएट ने रजिस्ट्री पहले अपने नाम पे करा ली, अपने नाम पे कराने के बाद फिर उसने उठा के रजिस्ट्री जो है करी है कस्टमर के नाम पर, उसके अकॉर्डिंग, उसके बकौल, और वहां पैसा लिया गया, ठीक ठाक पैसा लिया गया। अब वो जमीन कर दिया ईडी ने सीज। कल अगर वहां का कस्टमर उसको नहीं समझ में आया, उसने उठा के FIR करना, किस पे करे, कंपनी करेगा FIR। लेकिन अब ये पोल खुलेंगे, जितनी जो बिहार की हो रही ना FIR, मतलब बिहार में जितनी चीजें हुई हैं, मैं इससे दिल से चाह रहा था कि ये हो, क्योंकि जब ये होगा ना, जब इसकी जांच होगी तो इस जांच में कस्टमर बयान आएगा ना कि कैसे कैसे खेला हुआ है। तो अब वो समय आ गया कि जितने भी चीजें हैं उल्टी हुई वो रिवर्स आएंगी। वो सारी जो चीजें हुई हैं, ये अच्छा हुआ है कि लीगल गए हम लोग, और लड़ाई तन मन से लड़ी गई। सारी चीजें बाहर आ रही हैं, और इसीलिए मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूँ, ना बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मुझे लग रहा है कि जुलाई एंड अगस्त तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्थितियां हमारे पास होंगी कि हमारी लायबिलिटी खत्म कैसे होगी।
देखिए ऐसा ना कि अब तक दो चीजें थी सिस्टम में। एक तो अब हम लोग के पास कोई डेडलाइन नहीं थी, जी इसलिए हम जो चीज कहते थे इसलिए हमारा बार बार आता था चंद दिन, मात्र चंद दिन, इसलिए बार बार आता था। जी क्योंकि कोई डेडलाइन हमारे पास नहीं थी, हम बाध्य थे पूरी तरीके से कोर्ट की प्रक्रियाओं से। जी लेकिन अब एक चीज हमारे सामने आ रही, 27 जुलाई के बाद क्या, तो बचा नहीं। जी जांच देखिए, जब से शुरू हुआ ये सारा मामला तब से हम लोगों से निवेदन करते रहे हैं, जी फिर जांच हुआ, जांच के बाद फिर जांच हुआ, फिर जांच में सारी चीजें होनी शुरू हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारी अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी कम हुई। आज सिंगल बंदा मैं ही हूँ जिसकी बात, जिसकी आवाज से लोगों में एक विश्वास है कि हाँ पैसा मिलेगा, माल मिलेगा। अगर मैं ही अपनी आवाज बंद कर देता तो शायद हो सकता है कि न तो मुकदमा इतना चल पाता, न इतनी अफवाहें उड़ पाती, ना आप यहाँ पर आ पाती, ना कस्टमर को उम्मीद हो पाता, और ना तो कस्टमर इस चीज में मान के बैठ चुका था, खत्म हो गई।